नमस्कार। मैं आज आप लोगों के समक्ष उपन्यास की आंचलिकता पर चर्चा करूंगी। उपन्यास की आंचलिकता की अवधारणा हिंदी उपन्यासों के आधार पर ही विकसित हुई है। इसके विकास में भुवनेश्वर मिश्र, गोपाल राम गहवरी, मन्नन द्विवेदी गजपुरी, प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय और नागार्जुन वगैरह की महत्वपूर्ण भूमिका है। किंतु आंचलिकता की अवधारणा को स्पष्ट और अंतिम रूप दिया है फणीश्वरनाथ रेणु ने ही। इनके परवर्ती उपन्यासकारों ने भी इन्हीं की अवधारणा को, जो आंचलिकता की अवधारणा है, उसका विनियोग किया है अपने उपन्यासों में, सफलता या असफलतापूर्वक। आंचलिक उपन्यास के अपने कुछ लक्षण होते हैं। आंचलिक उपन्यास में परिवेश जो होता है, वातावरण जो होता है, अंचल जो होता है, वह नायक के रूप में ही अवतरित होता है। पात्र भी होते हैं, लेकिन वह पात्रों से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा होता है। किंतु जो आंचलिक उपन्यास नहीं हैं, उनमें भी गांव का चित्रण है, लेकिन वहाँ जो अंचल है वह अविच्छिन्न रूप से पात्रों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस परंपरा में हम देखते हैं विवेकी राय के उपन्यास को, नागार्जुन के उपन्यास को, शिवपूजन सहाय की देहाती दुनिया को। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया पर। देहाती दुनिया में भोलानाथ के माध्यम से भोजपुर क्षेत्र का वर्णन आया है। वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के लोक नृत्य, वहाँ के संगीत, मेले ठेले, पर्व त्योहार, सारे कुछ तो इसमें आए हैं। एक जगह है भोलानाथ वर्णन करता है कि कैसे ददरी मेला लोग जाते थे तो हम लोग कूद कूद कर कहते थे, चलो भाई ददरी सतुआ पिसान की मुठरी। तो ये सारी चीज़ें यथार्थ है। उन्होंने कहा भी है कि इसमें मैंने कोई मिलावट नहीं की है, जो मैंने देखा था उसे ही, उसका ही वर्णन मैंने किया था। यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों का भी समावेश उन्होंने अकृत्रिम रूप से किया है। जैसे एक जगह उन्होंने वर्णित किया है कि जब मैं स्कूल जाता था तो शिक्षक कभी कभी पिटाई कर देते थे। मेरी माँ ने कहा मेरा बच्चा अब नहीं पढ़ेगा, मजदूरी करेगा, आधा पेट खाएगा, लेकिन स्कूल में नहीं जाएगा। फिर कहते हैं शिवपूजन सहाय, यह कैसी ममता और कैसा प्यार कि बच्चा आधा पेट खाएगा, मजदूरी करेगा, लेकिन शिक्षक अगर एक थप्पड़ मार देते हैं तो वही स्कूल नहीं जाएगा। यानी नरेटर जो है वह खुद भी बीच बीच में उपस्थित हो जाता है। तो हम देखते हैं कि दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक प्रविधि का जो संतुलन होना चाहिए वह यहाँ नहीं है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में भी गांव का ही चित्रण है। अवध जनपद के एक अंचल का चित्रण है, उसमें बेलारी गांव का चित्रण है। और कथा लगभग दो भागों में चलती है। एक भाग है जो विशुद्ध गांव पर आधारित है, दूसरा नगर पर आधारित है। लेकिन उसमें होरी है, वह सभी भारतीय किसानों का प्रतिनिधित्व करता है, सिर्फ अवध जनपद के किसी अंचल विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्योंकि किसी गांव का नाम देना था तो उन्होंने बेलारी गांव का नाम दे दिया है, यह बात दीगर है। किंतु प्रेमचंद की लक्ष्य भेदी दृष्टि कृषक समस्या पर बिल्कुल सटीक जमी हुई है। इसलिए वे भी रीति रिवाजों का वर्णन करते हैं, लोक त्योहारों का वर्णन करते हैं, लोकगीतों का वर्णन करते हैं, किंतु संक्षिप्त में दृष्टि उनकी कृषक समस्या पर ही जमी हुई है। वे ज़्यादा इधर उधर भटकते नहीं हैं, अपने रास्ते चले जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की भी चर्चा है, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की भी चर्चा है, लेकिन बहुत संक्षेप में। बाकी उनकी सारी दृष्टि जो है वह केंद्रित है होरी पर, और होरी नायक के रूप में बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। उड़िया उपन्यास 6 मान 8 गुंठ में जो भगिया है, नायक है, उसकी भी समस्या है कि उसने अपने 6 बीघे ज़मीन रेहन रख दिए हैं और वह मरते मरते 6 बीघे ज़मीन की रट लगाता रहता है। 6 मान 8 गुंठ, 6 मान 8 गुंठ, यानी वहाँ भी व्यक्ति प्रमुख है, नायक प्रमुख है।
नायक की अवधारणा टूटी। पहले नायक जो होते थे वो उच्च कुल के होते थे, जैसा कि संस्कृत नाटकों में या महाकाव्यों में होता था। तो नायक की अवधारणा को, उनके वर्ग को उन्होंने तोड़ा प्रेमचंद ने या फकीर मोहन सेनापति ने। लेकिन उपन्यास में नायक तो थे ही, स्त्री नायिका को भी रखा प्रेमचंद ने, लेकिन अलग से नायक रूप में या नायिका रूप में पात्र दृष्टिगत होते हैं। इसमें सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु ने अंचल विशेष को नायक के रूप में अवतरित किया। अपने आप में यह नई बात थी, इसलिए गोदान में भी गांव की कथा है, लेकिन उसे हम आंचलिक उपन्यास नहीं कह सकते हैं। इस संदर्भ में नागार्जुन की याद आना स्वाभाविक है। नागार्जुन ने रतिनाथ की चाची उपन्यास लिखा, इसमें विधवा की समस्या है। उसके बाद उन्होंने बलचनमा उपन्यास लिखा, जिसमें बलचनमा नामक एक युवा पात्र है जो विसंगतियों के खिलाफ, आर्थिक असमानता के खिलाफ लगातार संघर्ष करता है। और इसी संदर्भ में मिथिला के रीति रिवाजों का, माछ मखान और पान के रस का, इन सारी बातों का वर्णन में करते चलते हैं। मिथिला का अंचल हमारे साथ चलता रहता है, उसका रूप रस गंध स्पर्श जो है वो हमारे साथ जुड़ा होता है। लेकिन केंद्र में तो बलचनमा ही है, वहाँ का परिवेश है, लेकिन प्रमुख रूप में बलचनमा हमारे सामने आता है नायक के रूप में। उन्होंने आगे बाबा बटेश्वर नाथ लिखा है, जिसमें एक वट वृक्ष जो है वह नायक के रूप में आता है। यह अपने आप में नई बात है, लेकिन वहाँ कथा वट वृक्ष के इर्द गिर्द घूमती है, उपन्यास की पूरी कथा। उसके बाद उन्होंने नई पौध और अन्य भी बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे, वरुण के बेटे वगैरह, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का ही अंकन है। गांव मिथिला अंचल के मेले ठेले, गीत रिवाज, अंधविश्वास, अनुश्रुतियाँ, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। लेकिन प्रमुखता मनुष्य की है, प्रमुखता परिवेश की नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि देवेंद्र सत्यार्थी ब्रह्मपुत्र नामक उपन्यास लिखते हैं। इसमें केंद्र में ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी में जो एक बड़ा द्वीप है वह, और उसके किनारे जो एक बासिंदा है, उसके किनारे का जो क्षेत्र है, वह जो आबादी है, उस आबादी में बसने वाले लोगों के दुख दर्द को उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। और उन्होंने उस उपन्यास की भाषा को ब्रह्मपुत्र की भाषा कहा है, और वह ब्रह्मपुत्र की भाषा जुड़ी हुई है छोटी छोटी नदियों के साथ आने वाली बोलियों से। इसके बाद हम फिर देखते हैं कि उदय शंकर भट्ट ने सागर, लहरें और मनुष्य नामक उपन्यास लिखा। इसमें बरसोबा, मुंबई के बरसोबा तट के मछुआरों के जीवन संघर्ष का वर्णन है। समुद्र के साथ जो उनका संघर्ष चलता रहता है, और उनके जीवन की जो त्रासदियाँ हैं, उनके जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, जो उनके जीवन की रोजी रोटी की जो कठिनाइयाँ हैं, इन सारी बातों का वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। और मराठी, गुजराती मिश्रित हिंदी में उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो भाषा की दृष्टि से यह बहुत उच्च कोटि की रचना नहीं कही जा सकती है, कहीं कहीं कठिनाई भी होती है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रांगे राघव का उपन्यास कब तक पुकारू आता है। इसमें उन्होंने कर्नट समुदाय का वर्णन किया है, और इसमें उन्होंने कन्नड़ समुदाय का वर्णन किया है, इसलिए जाहिर सी बात है कि उस नट कबीले की भाषा को, वहाँ के रीति रिवाज को, वहाँ की संस्कृति को उन्होंने कब तक पुकारू उपन्यास में वर्णित किया है। उसमें किसी खास क्षेत्र की भाषा या बोली को प्राथमिकता नहीं दी गई है। बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे, तो कर्नट समुदाय, कनमैलिया समुदाय, बहेलिया समुदाय, बहुत सारे जो बढ़-चढ़ जातियाँ हैं, उन पर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। बहरहाल हम फिर चर्चा करेंगे यहाँ कि शैलेश मटियानी फणीश्वर नाथ रेणु की परंपरा में बहुत सशक्त ढंग से आते हैं। उनका जो उपन्यास है बोरी वली से बोरी बंदर तक, इसमें उन्होंने
सीमेंट के पीपे में रहने वाले, गंदी महानगर की गंदी खोलियों में रहने वाले का वर्णन किया है। आगे उनका उपन्यास है कबूतर खाना और किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई। इसमें भी उन्होंने फुटपाथ पर सोने वाले, मजदूरी करने वाले और नारकीय जीवन, कीड़ों की भांति जीवन बिताने वाले लोगों के दुख दर्द का वर्णन किया है और बहुत ही लोमहर्षक वर्णन हुआ है। किंतु इसकी भाषा भी जो है वह बहुत पारदर्शी नहीं है, गुजराती मराठी मिश्रित भाषा है और भाषा के स्तर पर यह उपन्यास बहुत सफल उपन्यास नहीं कहे जा सकते हैं। इस संदर्भ में हम जब मुर्दा घर उपन्यास देखते हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का, तो वह ज़्यादा सफल उपन्यास लगता है। हालांकि उसकी भी विषय वस्तु जो है वह इन्हीं गरीब प्राणियों पर आधारित है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, महानगर में नारकीय जीवन जीते हैं, कीड़ों से भी बदतर जीवन। कहने को तो वे नगर में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति दयनीय है। और तब हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि अच्छे जीवन की खोज में, सुखी जीवन की खोज में गांव को बहिष्कृत कर, गांव से निष्कासित होकर जो लोग महानगर में आ गए रोजी रोटी की तलाश में, उनका जीवन किस हद तक नारकीय हो गया, यह मुर्दा घर में हम साफ साफ देखते हैं। और तब सोचते हैं कि क्या जिस जीवन के लिए वे पलायन करके आए थे गांव से, वह जीवन क्या सही जीवन है महानगर में। और यह उपन्यास मन में पीड़ा उत्पन्न तो करता ही है। लेकिन कहा जा सकता है कि शैलेश मटियानी अपेक्षाकृत आंचलिक उपन्यास की परंपरा में ज़्यादा सशक्त और सार्थक ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे उपन्यासकार सामने आते हैं जिन्होंने गांव के परिवेश पर, वहाँ के लोक संस्कृति पर बातें की हैं, किंतु फिर भी हम उन्हें आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। क्योंकि प्रारंभ में जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी उपन्यास जो लिखा जाता है वह तो किसी न किसी क्षेत्र विशेष पर लिखा जाएगा। वह महानगर का क्षेत्र हो तब, और वह किसी सुदूर गांव का क्षेत्र हो तब, वह क्षेत्र लिया ही जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि ये उपन्यास जो हैं वे आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि आंचलिकता की बहुत सारी कसौटियाँ हैं। आंचलिकता की अपनी एक अलग और स्पष्ट अवधारणा है। जिस कसौटी पर ये उपन्यास खरे नहीं उतरते हैं, उस अवधारणा की पूर्ति ये नहीं करते हैं। इसे परंपरा के रूप में इन उपन्यासों की चर्चा करते हुए भी हम इन्हें विशुद्ध आंचलिक उपन्यास नहीं कह सकते हैं। तो इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो मैत्रेयी पुष्पा का जो उपन्यास है अलमा कबूतरी, चाक, इदनमम, और भगवान दास मोरवाल का उपन्यास है काला पहाड़, तो ये सब भी आंचलिक उपन्यास के इर्द गिर्द नज़र आते हैं, लेकिन वे आंचलिक उपन्यास नहीं हैं। और न तो मैत्रेयी पुष्पा और न ही भगवान दास मोरवाल अपने इस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास माने जाने की वकालत करते हैं। जैसा कि फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल के लिए कहा कि यह एक आंचलिक उपन्यास है, ऐसा ये नहीं मानते हैं, ऐसा वे पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन आंचलिकता अपने आप में अस्पृहणीय इनके लिए जरूर है, क्योंकि अगर हम गौर करते हैं तो पाते हैं कि मैला आंचल के प्रकाशन के बाद इस ढंग के उपन्यासों की भरमार हो गई। भले ही वे उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके, उस गुणवत्ता तक नहीं पहुंच सके, उस शिखर और उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उस तर्ज पर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। लेकिन वह सृजनात्मक विशेषता इन उपन्यासों में नहीं आ पाई, क्योंकि आंचलिक उपन्यास जो हैं वे सिर्फ कथ्य पर निर्भर नहीं करते हैं, उनका सीधा संबंध शिल्प पर भी होता है। तो शिल्प के स्तर पर भी ये उपन्यास कहीं भी मैला आंचल के नज़दीक टिकते नहीं हैं। शिल्प के स्तर पर जो साहस, जो प्रयोग
मैला आंचल में फणीश्वरनाथ रेणु ने किया है, उन प्रयोगों से बचते रहे हैं, उतना साहस इनमें नहीं रहा है। इन्होंने भी परिनिष्ठित हिंदी के साथ क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग किया है, लेकिन उसका अपना एक अनुपात रहा है या अनुपात गड़बड़ा गया है। जैसे कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा को हम ले, जो उन्होंने पंजाब के किसी क्षेत्र विशेष पर आधारित किया है, उसमें उस क्षेत्र की बोलियां इतनी अधिक मात्रा में है कि वह उपन्यास पढ़ना अपने आप में अत्यंत कष्ट साध्य है। उसको उस उपन्यास को पढ़ना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जगह जगह उसको पढ़ने में अटकना पड़ता है, बात समझ में नहीं आती है। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल लिखते हुए जगह जगह पाद टिप्पणी के रूप में क्षेत्र विशेष की बोली का अर्थ दिया है, जैसा कि अन्य उपन्यासों में हम अधिकांश उपन्यासों में नहीं देखते हैं और उन उपन्यासों को पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे कि जिंदगी नामा को पढ़ते हुए हम यह कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन जिंदगी नामा को लोग आंचलिक उपन्यास की परंपरा में ही देखते हैं। इसी ढंग से मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास अलमा कबूतरी में अलमा जनजाति पर लिखा गया है और कबूतरा जाति पर आधारित वह उपन्यास है। उपन्यास की नायिका है अलमा नाम की कबूतरी, तो एक जाति विशेष का नाम है और स्वाभाविकता की रक्षा अंत तक उसमें नहीं हो पाई है, क्योंकि कथा का आरंभ तो स्वाभाविक ढंग से हुआ है, लेकिन अंत तक जाते जाते वो मैत्रेयी पुष्पा इसे संभाल नहीं पाई है। दिखाया गया है कि किस ढंग से अलमा कबूतरी एक राजनेता के रूप में उभरती है और उसकी महत्वाकांक्षा कितनी बढ़ जाती है। तो यहाँ भी केंद्र में अलमा कबूतरी है, उसका क्षेत्र और परिवेश नहीं है। क्षेत्र और परिवेश भी चर्चित है, अपने तमाम समृद्धियों के साथ है, किंतु केंद्रीयता प्राप्त है अलमा कबूतरी को। तो इस दृष्टि से हम देखें तो वह भी आंचलिक उपन्यास नहीं है। इसी प्रकार से जब हम भगवान दास मोरवाल के उपन्यास काला पहाड़ को देखते हैं, जिसमें हरियाणा के मेवात क्षेत्र का वर्णन है, इस उपन्यास में हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो सौहार्द है उसके दरकने की कथा है। अन्य भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य जो कथा है वह इसी पर आधारित है कि कैसे मेव बहुल जो क्षेत्र है मेवात, और उसमें हिंदू मुस्लिम जो एक दूसरे के रीति रिवाज को अपना कर चलते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे और एक दूसरे की परंपरा को स्वीकार करके चलते थे। पता ही नहीं चलता था कि कौन सी परंपरा मेव समुदाय की है, कौन सी परंपरा हिंदू समुदाय की है। और जहाँ पर एक दूसरे के प्रति इतना सौहार्द था, तो कैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद वहाँ की एकता और सामंजस्यता जो है वह दरकने लगती है और एक दूसरे के प्रति अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। तो वहाँ भी मेवात क्षेत्र का बड़ा ही जीवंत वर्णन है। वहाँ भी मेवाती शब्दों की भरमार है और कहीं कहीं दिक्कत होती है उन शब्दों को समझने की। भगवान दास मोरवाल ने भी कोई पाद टिप्पणी नहीं की है फणीश्वरनाथ रेणु की तरह, लेकिन उपन्यास रोचक है। बाद में भगवान दास मोरवाल स्वयं अपने इस उपन्यास का अतिक्रमण नहीं कर पाए हैं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि उनका यह उपन्यास मील का पत्थर है किसी क्षेत्र विशेष के वर्णन के क्रम में। लेकिन इस उपन्यास के केंद्र में भी सलेमी नाम का पात्र हैं और जितनी घटनाएं उसमें घटित होती है और जितने भी क्षेत्रीय वर्णन है, रीति रिवाज का वर्णन है, लोक नृत्य का वर्णन है, गीतों का वर्णन है, अनुश्रुतियाँ हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत हैं, ये सारे वर्णन जो आए हैं वे कहीं न कहीं से सलेमी के चरित्र को पुष्ट करने के लिए, परिपक्व करने के लिए ही। और अंत में भी हम देखते हैं कि सलेमी जब मृत्यु को प्राप्त करता है
तो सारी सहानुभूति उस सलेमी नाम के पात्र के प्रति होती है और उस समय अंचल गौन हो जाता है और सलेमी जो है वह प्रमुखता से हमारे सामने आता है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि काला पहाड़ जो है वह आंचलिक उपन्यास नहीं है। यह बात दीगर है कि उसमें मेवात का जो क्षेत्र है वह प्रमुखता के साथ आया है। इसी ढंग से उन्होंने रेत उपन्यास लिखा है। रेत उपन्यास में खिलावरी जाति की स्त्रियों का वर्णन प्रमुखता से है कि कैसे वे देह व्यापार करती हैं और परंपरा से देह व्यापार होता रहा है उनके समुदाय में। यह भी एक अछूता विषय है और एक अछूते विषय को एक अछूते क्षेत्र के माध्यम से भगवान दास मोरवाल ने व्यक्त किया है, किंतु वे भी कथा को अंत तक संभाल नहीं पाए हैं। उसमें जो रुक्मणी नाम की मुख्य पात्र है वह भी अंत में राजनीति में जाती है और तब लगता है कि कैसे वह देह से देश के निर्णायक भूमिका में आ गई है, देह की परिधि से ऊपर उठकर। तो थोड़ा चमत्कृत तो करता ही है और इसमें भी हम देखते हैं कि वह जो उसका क्षेत्र है वह क्षेत्र प्रमुखता से आया है कि कैसे वे लोग कोई गलती करें चाहे नहीं करें, उन्हें हर सप्ताह पुलिस चौकी में अपनी हाजिरी देनी होती है। जब औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी तो उस समय उन्हें जराइम पेशा वाला घोषित किया गया था और पुरुषों और स्त्रियों को चौकी में जाना पड़ता था, चाहे वे कहीं चोरी चकारी करें चाहे नहीं करें, कोई अपराध करें या नहीं करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोशिश से वह जो जराइम पेशा वाली जो इनकी स्थिति थी वह समाप्त की गई, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। तब भी बाद के दिनों में भी वे अपराधी के रूप में ही देखे जाते रहे, जैसा कि हम मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास अलमा कबूतरी में भी देखते हैं कि कोई अलमा जाति की कोई स्त्री अगर गर्भवती है तो कहा जाता है कि जो अभिजन समाज के लोग हैं वे कहते हैं कि ज़रूर इसने पेट पर कुछ चोरी का सामान लाद कर ऊपर से कपड़ा लपेट लिया है। तो इस ढंग की बातें होती हैं और यही बात हम भगवान दास मोरवाल के उपन्यास रेत में देखते हैं कि वहाँ भी वे लोग चोरी करें या नहीं करें, अपराध करें या नहीं करें, उनको उसी दृष्टि से देखा जाता है और पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए बुलाया जाता है और स्त्रियों का दैहिक शोषण करने के लिए उन्हें पुलिस लाइन में हाजिरी देनी होती है। विशेषकर जो युवा खिलावरियाँ होती हैं उनको तो और जानबूझकर परेशान करने के लिए बार बार बुलाया जाता है, लेकिन इस स्वतंत्र राष्ट्र में भी वे बिल्कुल परवश हैं, कुछ कर नहीं सकती हैं और उनकी लाचारी को दिखाने में कथाकार को सफलता मिली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। किंतु आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में हम उसे भी नहीं रख सकते हैं। वो मैला आंचल लिखकर फणीश्वर नाथ रेणु ने जो रेखा खींच दी, उस रेखा का अतिक्रमण बाद के दिनों में वे स्वयं भी नहीं कर सके। पढ़ती पढ़ी कथा में भी उन्होंने क्षेत्र विषय को कथानायक के रूप में उपस्थित करने की कोशिश की है, लेकिन जो बात मैला आंचल में है वह पढ़ती पढ़ी कथा में नहीं है। वे सारी बातें जो मैला आंचल में स्वाभाविक रूप से आया है वह हम नहीं देखते हैं पढ़ती पढ़ी कथा में। इसलिए प्रारंभ में ही ऐसा मानक, ऐसा प्रतिमान उपस्थित कर दिया फणीश्वर नाथ रेणु ने कि स्वयं वे भी अपने बाद के दिनों में अपने अन्य उपन्यासों के माध्यम से उस प्रतिमान को फिर उपस्थित नहीं कर सके। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि कभी कभी कोई ऐसी कालजयी कृति कोई रचनाकार लिख देता है और उस रचना विशेष के नाम से वह इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि बाद के दिनों में जब वह कुछ लिखता है तो उसकी जो प्रथम रचना होती है, जो कालजयी होती है, वही मानक सिद्ध होती है और उसी के माध्यम से वह हमेशा के लिए जाना जाता है। जिस डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने
मैला आंचल की भूरी भूरी प्रशंसा की, यहाँ तक कि उसकी भाषा के प्रति कुछ आलोचक उंगली उठाते हैं, किंतु नलिन बिलोचन शर्मा ने उनकी भाषा की गुणवत्ता की चर्चा करते हुए कहा है कि मैला आंचल की भाषा ने हिंदी भाषा को सौंदर्य प्रदान किया है, उसकी श्रीवृद्धि की है। तो कुछ आलोचकों ने उसकी भाषा को उसकी त्रुटि माना है, लेकिन नलिन बिलोचन शर्मा ने उनकी भाषा को, मैला आंचल की भाषा को हिंदी में श्रीवृद्धि करने वाला बताया है। लेकिन उनका भी मानना है कि पढ़ती परिकथा में वह बात नहीं आ पाई है और कहीं न कहीं से मैला आंचल की प्रसिद्धि का ऐसा प्रभाव रहा फणीश्वरनाथ रेणु पर कि चाहे या अनचाहे उन्होंने उन रीतियों का प्रयोग पढ़ती परिकथा में करने की कोशिश की जिसका प्रयोग उन्होंने मैला आंचल पर किया है। तो इस ढंग की पुनरावृत्ति जो है वह रचनाकार के यश को कहीं न कहीं से खंडित करती है। अवान्तर चर्चा हो सकती है, लेकिन कहना पड़ेगा कि मैं आंचलिक उपन्यास की परंपरा में मैला आंचल जो है वह मील का पत्थर है और इस परंपरा में बहुत सारे उपन्यास आते हैं। भुवनेश्वर मिश्र से लेकर और अभी जो अद्यतन की जो लेखक है वे सारे लोग लिख रहे हैं आंचलिक उपन्यास के नाम पर, गांव पर, वहाँ के रीति रिवाजों पर, वहाँ की कलुषताओं पर, त्रुटियों पर, लेकिन उसमें वह जीवंतता नहीं आ पाती है जो मैला आंचल पर है, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनी सुनाई बातों के आधार पर होती है। जैसे महुआ माझी ने उपन्यास लिखा मैं बोरिसा इल्ला, तो शुरू में इसकी बड़ी चर्चा हुई, उन्हें बड़ी प्रसिद्धि मिली और उस प्रसिद्धि का परिणाम हुआ कि उन्होंने नीलकंठ मोरंग हुआ। नीलकंठ मोरंग हुआ उपन्यास जब उन्होंने लिखा तो लोगों ने कहा कि लगता है कि यह सूचनाओं को एकत्र करके और इस उपन्यास की रचना कर दी गई है। इसी ढंग से ग्लोबल गांव, रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता है, वह भी आदिवासी जीवन का जीवंत चित्रण है, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं से सूचनाओं का बाहुल्य है। तो जिस जीवन के बीच में हम धंस कर देख रहे हैं, उसको जी रहे हैं, उसकी एक एक रेखा को स्पष्ट महसूस कर रहे हैं और तब हम लिख रहे हैं, तो जो बात आएगी वह सुनी सुनाई बातों पर, अगल बगल से सर्वेक्षण के आधार पर एकत्र की गई बातों पर जब उपन्यास लिखा जाएगा तो उसमें वह जीवंतता नहीं आ पाएगी, यथार्थ का जादू कायम नहीं रख सकता है। उपन्यास में इस आंचलिक यथार्थ के जादू को कायम करने के लिए उस जीवन में धंसना होगा, उस जीवन के दुख दर्द को महसूस करना पड़ेगा, तब जाकर वैसा उपन्यास लिखा जा सकेगा। धन्यवाद।